Hello students, good afternoon. I am Dr. Priyanka. I am also the founder and director of Mission Seva Foundation Trust. आप सभी प्यारे बच्चों का आज एडोलेसेंट काउंसलिंग के तीसरे एवं सुपर 100 के आखिरी सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम लोग बीते 2 दिनों से किशोर अवस्था से रिलेटेड, एडोलेसेंट से रिलेटेड इश्यूज और एडोलेसेंट से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम कुछ और इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम अच्छे से समझें, क्योंकि किशोर अवस्था जितनी ही हमारे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट एक पड़ाव है, बहुत ज़रूरी है कि उसमें हम कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं, उसका हमारे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ड्रग अब्यूज। ड्रग एक्चुअली में होता क्या है और किशोर अवस्था में अगर हम इस तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर पर और हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर आज चर्चा करने की हम मिलकर कोशिश करेंगे। So a drug is a substance, natural or synthetic, when taken into the living organism may modify one or more of its function. तो ड्रग एक्चुअली बच्चों होता क्या है? ड्रग ये नेचुरल भी हो सकता है या सिंथेटिक भी हो सकता है, और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसान इसको अगर इसका इंटेक करता है, अगर एक मात्रा से ज़्यादा, या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं अगर वो थोड़ा सा भी हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर पर और उसके मोटर मैकेनिज्म पर इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके, सो इसके आगे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये ड्रग एडिक्शन जिसको हम कह रहे हैं, ड्रग्स का सेवन करना, उसकी आदत एक्चुअली में क्यों हमें लग जाती है और ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम ड्रग्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहला जैसे यहाँ पे लिखा है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब है कि स्पेशली अगर मैं किशोर अवस्था की बात करूं बच्चों, तो ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें सब कुछ ही नया ट्राई करने की इच्छा जागती है, और ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि कहीं हमारी ये जो इच्छाएं हैं हम वो सही रास्ते पे लेके जा रही हैं या गलत रास्ता भी कहीं हमने नहीं ले तो नहीं लिया है। तो क्यूरोसिटी एक बड़ा रीजन है कि सब कुछ ट्राई करने की जो इच्छा है वो कई बार हमें इस तरीके की लत में फंसा सकती है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स प्रेशर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारी मित्रता है वो बहुत कई बार फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, क्योंकि दोस्त किसी प्रकार की एडिक्शन में है, उसने बोला कि यार तू भी इसे ट्राई कर, ये बहुत ही कूल है, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, तो आपने भी उसको ट्राई करने की कोशिश करी और उसके बाद आपको पता भी नहीं चला और आप कब इस तरीके के एडिक्शन का शिकार हो गए। इसके बाद है फ्रस्ट्रेशन या फिर डिप्रेशन। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी स्थिति होती है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं, हमारे भाई बहनों के साथ ना बनना, या हमारे पेरेंट्स ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चे किशोर अवस्था में जनरली अपने ही एक दुनिया में बंद कर रह जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, और बड़ा डिप्रेशन, जो कि एक बहुत ही साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है। डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है, और कई बार उदास होने को हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हमें जानकारी की कमी होती है और हमें लगता है कि अरे हम बहुत ही डिप्रेस हैं तो चलो कुछ आज ट्राई करते हैं, आज तो जरूरी एक पीकर देखते हैं, या कुछ सिगरेट पीकर देखते हैं, या अल्कोहल लेके देखते हैं, या किसी और प्रकार का नशा करके देखते हैं। सब कहते हैं कि इससे बड़ा मजा आता है, कई कुछ देर के लिए टीवी में देखा है कि दुख हम भूल जाते हैं। तो ये एक गलती हम लोग कर जाते हैं कई बार जाने अनजाने में। इसके बाद है डिजायर फॉर मोर वर्क। कई एक धारणा है कि अगर हम किसी प्रकार का नशा करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाता है, जबकि इसका उल्टा हमारे शरीर के साथ होता है।
कुछ देर के लिए तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे हमारे में बहुत शक्ति आ गई है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो लिथार्जिक कंडीशन में बहुत अपने आप को रिकवरी मोड पे चली जाती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होता है आने वाले टाइम में फायदे से ज्यादा। इसके बाद लुकिंग फॉर अ डिफरेंट वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि कोई और भी दुनिया है उसको भी जरा एक्सपीरियंस करें, यही नहीं है खाली दुनिया, तो जरा पी के देखते हैं कोई और दुनिया भी हो सकती है, उसको एक्सपीरियंस करने के चक्कर में हम कई बार ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रहे होते हैं। या फिर कोई बड़ा दर्द हो रहा है हमारे शरीर में और हमें ऐसा लगता है कि दर्द का निजात सिर्फ एक नशा ही हमें पूरा करके दे सकता है और हम इसलिए ड्रग एडिक्शन की शिकार में आते हैं, ग्रस्त में आते हैं। उसके बाद कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है कि आपने कहीं पे देखा है कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल है, आपके घर में किस प्रकार का किसी कोई सेवन कर रहा है, तो उसकी देखा देखी में हम कई बार आइडलाइज करते हुए ड्रग एडिक्शन हमें भी हो सकता है। या फिर सिर्फ ऐसे ही एक्साइटमेंट और एडवेंचर के लिए और दोस्तों के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए भी हम कई बार ड्रग एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये कब हमें अपने शिकंजे में ले लेता है। नेक्स्ट, अब कई प्रकार के लीगल ड्रग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। लीगल ड्रग्स हम इसलिए कह रहे हैं, ये वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है, पर इनका सेवन भी उतना ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि सिगरेट्स जिसमें कि निकोटिन होता है, अल्कोहल। अब अल्कोहल क्यों लीगल है क्यों नहीं ये हम कभी और किसी और लेक्चर में समझेंगे, बट दीज आर दी लीगल ड्रग्स। कैफीन, अगेन चाय कॉफी का भी अधिक सेवन या कैफीन का सेवन डायरेक्टली हमारी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार, एक्सक्यूज मी, हाँ, वो भी हो सकता है कि उसकी भी ज्यादा, कई बार आप देखते हैं कि आपने मे भी अपने घर में भी देखा हो कि कई बार कोई डॉक्टर एक गोली प्रिस्क्राइब करके हमें हमारे पेरेंट्स को दे रहा है, या कोई आपका जानने वाला नींद की गोली ले रहा है जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पर क्योंकि वो इंसान अब उसको उसकी आदत पड़ गई है और उसको बिना गोली लिए अब नींद नहीं आती, तो इट इज अगेन एक तरीके का वो ड्रग एडिक्शन है जिसे हमें जरूरत है कि हम उसको छुड़वाएं, उसके सामने वाले की भी मदद करें। और ये हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज हो, हमें पता हो कि ओके ये एडिक्शन है, इसकी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। नींद आना फॉर एग्जाम्पल एक आम प्रक्रिया है, हमारा शरीर कुछ देर बाद काम करने के बाद एक अच्छी नींद की उसको जरूरत होती है, लेकिन अगर उसके लिए हमें किसी दवाई का सेवन करना पड़ रहा है बच्चों, तो ये बिल्कुल एविडेंट है कि वो हमें उसकी लत लग चुकी है जिसे हमें जरूरत है कि हम उसको छोड़ें। अब इफेक्ट क्या होते हैं सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग अब्यूज के, क्या उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं? तो इफेक्ट तीन तरीके से इसमें देखा गया है। या तो जो ड्रग्स ले रहा है, जो ड्रग ले रहा है उसके ऊपर तो सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे ही, क्योंकि उसकी बॉडी खराब होगी उससे। उसके साथ क्या होगा कि उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो भी हमसे प्यार करते हैं, हमारे मित्र, हमारी फैमिली, वो भी तो हमारे साथ अफेक्ट हो रही है। तो हम जब ड्रग्स ले रहे हैं तो ना सिर्फ हम अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि हमारे आसपास, हमारे दोस्तों का, हमारी आसपास की जो भी सोसाइटी है, जो भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उन सब को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली हमारा ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा ना करें। हम अपना भी ध्यान रखें और उसके आसपास साथ ही साथ अपने आसपास अपने जो प्रियजन है उनका भी ध्यान रखें। ओके, तो अब बात करेंगे धीरे धीरे कि कुछ ऐसे ड्रग्स की जिनकी आदत किशोर अवस्था में लगना बहुत ही संभावना इनकी है और जिनसे हमें बचना है, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आई एम श्योर आप सब इसको पहचान रहे होंगे, और हमारी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं देख रही हूँ कि बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ रही है इनको देखकर। तो ये क्योंकि एक पिक्चर है कबीर सिंह मूवी की, और हमने देखा है कि अब पिक्चर को लगाने का पीछे एक उद्देश्य ये है कि ज्यादातर हम लोग जो देखते हैं बच्चों, और स्पेशली इस उम्र में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हम आइडलाइज करने लगते हैं, हमें लगता है कि इस तरीके से दिखना तो बहुत कूल है क्योंकि ये टीवी पे आ रहे हैं। तो ये हो सकता है शाहिद कपूर जो एक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी को किया है, वो अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल भी सिगरेट का सेवन या अल्कोहल का सेवन नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि पिक्चर में एक उनका ऐसा किरदार है, हमने सिनेमा में देखा, और बच्चे उसको आइडलाइज करने के चक्कर में
उस तरीके का बनने के चक्कर में उन्होंने अपना जो जीवन है वो बिल्कुल ड्रग एडिक्शन में को दान कर दिया। तो इसका हमें एक्चुअली ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे टोबैको अब्यूज का, कि तंबाकू का जो एडिक्शन है वो किस तरीके से हमें हो सकता है, उसका एक्चुअली मोड क्या है। तो सोर्स क्या होता है टोबैको का? ये एक हेबेशियस प्लांट है। तो ये एक हेर्बेशियस प्लांट है जिसका नाम है निकोटियाना टोबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि तंबाकू हमें कौन से प्लांट से मिल रहा है। इसका नाम है निकोटियाना टोबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका। अब ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो इसका फैमिली का नाम है सोलेंसी। अब मोड्स क्या होते हैं टोबैको के, किस तरीके से तंबाकू हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो वो या तो स्मोकिंग से हो सकता है, या उसमें भी क्योंकि निकोटीन है उसमें तंबाकू की मात्रा है अच्छी खासी। उसके बाद हम उसको डायरेक्टली ले रहे हैं अगर, या फिर स्निफिंग। स्निफिंग से मतलब है टोबैको इज टेकन थ्रू नोज, इट इज कॉल्ड स्निफिंग। स्निफिंग क्या हुआ, उससे भी कुछ लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, और जिनसे हमें एक्चुअली इन सारी चीजों से बचना है। अब कैसे डेवलपमेंट होता है तंबाकू का, कैसे एडिक्शन लगता है? तो पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग चूइंग टोबैको ड्यू टू शो ऑफ, किसी को कूल दिखने के चक्कर में, या क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग है उसके चक्कर में हम लोग कई बार इस शो ऑफ के चक्कर में सिगरेट पीने की आदत डाल देते हैं कि ये तो बहुत, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एक दोस्त पी रहा है तो मुझे भी ट्राई करना है। उसके बाद ट्राई करने के चक्कर में थोड़ा और लेते हैं, थोड़ा और लेते हैं, और हमें नहीं पता चलता कि हम कब उस स्टेज पे पहुंच गए। या फिर फन और क्यूरोसिटी, क्योंकि अब स्पेशली किशोर अवस्था की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि चलो आज घूमने चलते हैं, मैं घूमने गए तो कुछ तो नया करना है, तो चलो सिगरेट पी लेते हैं या किसी और तरीके से तंबाकू का सेवन कर लेते हैं। तो हम लोगों को इस चीज से बचना है। इसके बाद रिलैक्सेशन या वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आप सभी बच्चे अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग सिलेक्ट होकर ये जो हमारी स्पेशल क्लासेस हैं उसका पार्ट बने हैं। तो कई बार एक प्रेशर जैसा भी बच्चों को स्पेशली एडोलेसेंट एज में, टीन एज में ऐसा फील होता है कि व्हाट इफ अगर मैं नहीं कर पाया जो मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट इफ मेरे अच्छे नंबर नहीं आए उस तरीके के, तो क्या होगा। तो उस प्रेशर में भी कई बार हम लोग क्या कर जाते हैं कि हमें इस तरीके की लत लग जाती है। हमें लगता है कि किसी से सुना था कि अगर तंबाकू लेंगे, सिगरेट पी लेंगे तो हो सकता है ये टेंशन थोड़ी कम हो जाए, ये जो पढ़ाई की टेंशन है इसको कम हो जाए, ज्यादा लंबे घंटे बैठ पाएंगे पढ़ने के लिए। कुछ लोग ये तंबाकू की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन, मतलब कॉफी पी पी के अपनी रात को पढ़ाई करते हैं। ये सब चीजें, आदतें जो हैं एक अच्छे जीवन, एक हेल्दी बॉडी के लिए नहीं बनी है। स्पेशली किशोर अवस्था में जब हमारी बॉडी जो है कई चेंजेस के साथ गुजर रही है, उसमें हमें बहुत जरूरत है कि हम इस तरीके के गलत चीजों के एडिक्शन से बचें। लास्ट में है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, टीवी जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक अगेन एक सबसे बड़ा कारण है जिससे हमारे ऊपर अच्छे प्रभाव के साथ साथ गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। क्योंकि हमने टीवी में ऐसा देखा है और हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, इट डजंट मीन वो हमारे लिए अच्छा ही हो। तो उसके लिए जरूरत है कि हमें सही जानकारी होना कि कहीं हम कुछ गलत चीजें तो नहीं ट्राई कर रहे हैं सिर्फ देखा देखी में। उसकी सही, आप लोग सब एजुकेटेड हैं बच्चों, 12th क्लास अपने आप में आपने एक अपने जीवन काल का, अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट साल में आप हैं। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अगर कई बार नहीं समझ आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन की, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की सलाह लें। लेकिन कुछ भी सही या गलत के पहले चूज करने से पहले कई बार सोच लें। नेक्स्ट है अब इससे होता क्या है, इसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो जब हम प्रोलॉन्ग इस तरीके की तंबाकू के सेवन में है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है, जिससे क्या होता है कि आने वाले दिनों में हमें हृदय संबंधी रोग बहुत आम होगा। अगर आप किसी को सुने कि बहुत स्मोकिंग करता था या करती है थी, तो उसको हार्ट डिजीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने वाले दिनों में।
उसके बाद निकोटीन कॉजेज रिटार्डेशन या abnormal ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड इट प्रोड्यूसेस इनफर्टिलिटी। ये प्रॉब्लम स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो फीमेल बॉडी में है उनको देखने को मिल सकता है। जैसे किशोर अवस्था में, क्योंकि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर हम इस तरीके की लत में फंसेंगे बच्चों, तो हमारी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होगी। इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं आने वाले समय में। जो फीटस है अगर आने वाले दिनों में, उसकी भी ग्रोथ जो हो सकता है वो अब नॉर्मल तरीके से हो। अगेन स्मोकिंग जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ टॉक्सिक गैस दैट इंटरफेयर्स विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन, उसको बढ़ाती है। तो स्मोकिंग से एक ये भी नुकसान है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक इस प्रकार की जो टॉक्सिक गैस है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, वो हमारे शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा हो जाने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी का, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए एक बेसिक चीज है। अगर सांस ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे, राइट। तो अगर हम ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं जिससे, और भगवान ने एक बैलेंस बना के भेजा है हमारी बॉडी में, हर चीज उतनी पर्याप्त मात्रा में है जितनी जरूरत है। हम क्या करेंगे अगर किसी चीज की ज्यादा कोई गैस हमारी बॉडी में बन रही है किसी प्रकार की जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो हमारी बॉडी को खराब ही करेगी। इनफैक्ट उससे हमें कई डेडली डिजीज होने की संभावना है। अब क्या क्या बीमारी हमें लग सकती है अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं या टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, टोबैको एडिक्शन में है। तो स्मोकर्स कफ एंड ब्रोंकाइटिस, टोबैको स्मोक इरिटेट्स द थ्रोट एंड कॉजिंग कफ एंड ब्रोंकाइटिस। तो आपको जो अपने ये जो साइड में जो एक पिक्चर दिख रही है, ये आपको दिख रहा है नॉर्मल ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस। आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये नॉर्मल ब्रोंकाई तो देखा ही होगा, पर साथ ही साथ अब आपके सामने क्या है, ये तंबाकू का स्मोकिंग का सेवन करने से ब्रोंकाइटिस इस तरीके का दिखने लगा है, जिससे डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचनी ही है। उसके बाद आपको और भी कई तरीके की एम्फीसेमा या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। किससे हो सकती है, जब आप ज्यादा या कम, इनफैक्ट आप अगर ये साइंस का ये रिसर्च स्टडी कहती है, इनफैक्ट 20 अगर हम लोग सिगरेट पी रहे हैं उसके बाद जो हमारी लंग्स हैं उसकी शक्ल ही बदलने लग जाती है। तो ये बहुत ही गलत है इस तरीके की प्रैक्टिसेस, और हमें इसकी सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये हमारे साथ क्या कर सकता है हमारी बॉडी के साथ। नेक्स्ट है इसके अलावा क्या हो सकता है, स्मोक कॉजेज लंग एंड थ्रोट कैंसर। बिल्कुल, स्मोक और क्या कर सकता है, लंग्स और थ्रोट का कैंसर हमें हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, हाइपरटेंशन या फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एंड CHT विच इज कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो जैसे हमने भी पहले भी बात करी कि हृदय संबंधी जो रोग है वो भी इसकी स्मोकिंग की वजह से हम उसके ग्रस्त में आ सकते हैं, और ये बहुत ही डेडली डिजीज भी है बच्चों। तो इससे बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों का सेवन ना करें और इनसे दूर रहें। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अल्कोहल अब्यूज की, कि अल्कोहल अब्यूज क्या है। अभी हमने बात करी टोबैको अब्यूज की। अल्कोहल अब्यूज है ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल इज डन दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल आपने सबने सुना होगा, शराब, ठीक है। लेकिन अल्कोहल अब्यूज का क्या मतलब है, अल्कोहल अब्यूज का यही मतलब है कि जब इतना ज्यादा मात्रा में हम अल्कोहल का सेवन करने लगे हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या साइकोलॉजिकल कंडीशन है उस सब में चेंजेस आने लग गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस। उसके बाद एडिक्शन ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। अगर किसी इंसान को आपके आसपास भी शराब पीने की लत लग चुकी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्कोहलिज्म। उसके बाद WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन 1964 ये डिक्लेयर किया था कि अल्कोहलिज्म यानी कि एडिक्शन ऑफ अल्कोहल इज अ डिजीज। ये उसको एक बीमारी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो इतना सीवियर किसी के जीवन में एक कंडीशन हो जाती है कि अब उसको मेडिकली ही हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अब उसको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए WHO ने इसे डिक्लेयर किया है कि इट्स अ डिजीज। अगर किसी को इतनी पीने की लत है तो अब उसे डॉक्टर की जरूरत है, वो खुद से चाहे तो शायद उसे ना छुड़वा पाए।
तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इन चीजों से ही दूर रहें ताकि हमारी ऐसी कोई कंडीशन ना बने। इसके बाद है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अल्कोहल। तो क्या क्या प्रॉब्लम अल्कोहल के सेवन से हमें देखनी पड़ सकती है। वो है सबसे पहले सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिटल टेंशन, चाइल्ड अब्यूज। जो भी इंसान इस तरीके की चीजों का सेवन करता है और उसे लत लग गई है, अगर पीने की उसे लत लग गई है, तो उससे क्या होगा, उसको आप कहीं जाएंगे नौकरी के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं तो क्या होगा कि आपको कोई नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि कभी नहीं पता कि आप कैसा बिहेव कर दें। तो जो इंसान इस तरीके की पीने की लत वाला होता है उसको कोई नौकरी भी नहीं देना चाहता। उसके बाद घर में भी कलेश रहते हैं, घर में भी आप अपने आसपास वालों को भी गुस्सा दिखाना या लड़ाई करते रहना छोटी छोटी बात में, क्योंकि आपका खुद की अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने रिश्ते खराब कर रहे होंगे, अपना करियर खराब कर रहे होंगे, जो एक्चुअली हम लोग, मैं मानती हूँ कि हम नहीं करना चाहते। आप लोग अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पे अपने विंटर वेकेशंस में भी टाइम दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ आप किसी गलत आदतों पे ना पड़े। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अल्कोहल से हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट, सेक्सुअल रिलेशनशिप डिटोरिएटेड। तो क्या हो सकता है कि हम सोशल प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि डिप्रेशन, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। आए दिन थोड़ा सा उदास होने को हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको ड्रग एडिक्शन है किसी प्रकार का, तब ये मेडिकल कंडीशन बन सकती है। डिप्रेशन उसको हो सकता है जो बहुत ज्यादा कोई ड्रग का सेवन करता है। सुसाइड अटेम्प्ट भी अगेन हम कर सकते हैं, अगर आपको, क्योंकि आपका मन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आपको एक मोमेंट पे ऐसे लगा कि अरे मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ, चलो आज तो ये खत्म ही कर देते हैं जिंदगी। तो इस तरीके की विचार आना भी, नेगेटिव विचार आना किसी भी एडिक्शन से संभव है। उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम्स, दीज आर वेरिएबल्स एंड कैन इफेक्ट वर्चुअली एनी ऑर्गन इन द बॉडी। अब इससे क्या होगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा किसी एक चीज का, किसी ड्रग का एडिक्शन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डाल रहा है। हमारा जैसे कि जो लंग्स हैं वो कोई धुआं लेने के लिए तो नहीं बने थे, अगर हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी, उसका काम तो वो कंफ्यूज हो रहा है लंग्स, कि अरे मेरा काम तो कुछ और था, यहाँ पे मुझे किसी और काम में लगा दिया, तो चलो जरा खत्म करते हैं इसको। वो डेड हो जाएगा वहां पे और हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे, कोई डॉक्टर फिर हो सकता है कि उस स्थिति को ना संभाल पाए। तो जरूरत है बहुत ध्यान रख के इन सब चीजों को यूज करने की, और इनसे बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल के समय में। अब इफेक्ट क्या हो रहा है, जैसे अभी हमने बात करी कि फिजिकल कंडीशन हो सकती है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑन लिवर। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन हो रहा है तो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज: अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये जो आपके सामने है ये नॉर्मल लिवर, हेल्दी लिवर तो आपने अपनी साइंस की बुक्स में देखा है, अब ये फैटी लिवर भी देखिए। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन हो रहा है तो लिवर, आपको बाहर से तो आप बड़े कूल लग रहे हो, ग्लास हाथ पे लिया है ना, बहुत बड़े हो गए हैं हम, लेकिन उसके बाद अंदर क्या स्थिति चल रही है आपके ऑर्गन्स की। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से हम हेल्दी नहीं है, हमारे ऑर्गन्स कितने फिट है अंदर, उससे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, राइट। तो ये फैटी लिवर की एक पिक्चर है, जो अगर बहुत ज्यादा कोई अल्कोहलिक है तो उसकी स्थिति इस तरीके से हो सकती है। क्या होता है, लिवर बिकम्स एनलार्ज्ड, येलो, ग्रीजी एंड फॉर्म। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। अब आप सभी बच्चे विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं तो आप समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम है बॉडी का, तो जो भी सिग्नल पास करना है हमारी पूरी बॉडी में, अगर मेरे को यहाँ पे आज कोई कीड़ा आता है और पैर पे काट लेता है, तो मुझे अपना पैर एकदम से ऐसे उठाना है, तो ये कैसे होगा कि अरे मुझे किसी चीज ने काटा है, तो ये मुझे इसका जो कि मुझे किसी चीज ने काटा है, ये सिग्नल, ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है मेरे दिमाग तक, ये नर्वस सिस्टम का ही तो खेल है, राइट। तो नर्वस सिस्टम यही है ना कि वो आपकी बॉडी के सारे सिग्नल्स ऊपर से नीचे, दाएं बाएं से लेके ट्रांसफर कर रहा है, सिग्नल्स पहुंचा रहा है, नर्वस सिस्टम ये करता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करे। उससे होगा क्या,
आपकी जो विल पावर है, जो जजमेंट पावर है, जो सेल्फ कंट्रोल है, वो रिड्यूस हो सकता है, जिसकी आपको इस अवस्था में, किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही एक अवस्था है जिसमें आपके नेचुरल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, साथ साथ आपको अपना करियर भी बनाना है। तो अगर आपने इस तरीके के सेवन करना आपने शुरू कर दिया, कोई अल्कोहल आप लेने लग गए या टोबैको यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी विल पावर जो है, जो आप सोच रहे थे अभी तक कि मैं ये करके दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराऊंगा, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, अभी आपका वो सब कुछ विल पावर है, अब आप सोचो कि क्या है यार, मरना ही तो है एक दिन, क्या करें, चलो पी लो। तो इस तरीके की जो विल पावर है, जो जजमेंट पावर है, जो राइट और रॉन्ग की जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको अफेक्ट कर सकता है अल्कोहल कंजम्पशन। उसके बाद कंट्रोल ऑन इमोशंस, इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कई भी कभी हमें ऐसा भी होता है कि कई बार हमें गुस्सा आता है, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए और थोड़ी देर अपने आप को समय देना चाहिए, कुछ देर बाद हम वापस से नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो हो सकता है कि उसका उसके इमोशंस पे कंट्रोल ही ना रहता हो, वो बहुत जरा सा कहीं पे किसी ने कुछ गलती करी और वो चिल्लाने लग गया या मारपीट करने लग गया। तो ऐसे इंसान से क्या होगा, हर कोई दूर रहना चाहेगा, कोई आपका मित्र नहीं बनना चाहेगा, कोई आपको नौकरी नहीं देना चाहेगा आने वाले समय में, ये सारी स्थितियां संभव है। रिड्यूस मॉरल सेंस या फिर सेरिबेलम डिजेनरेशन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, स्टैगरिंग गेट, इनकोहेरेंट स्पीच। तो नर्वस सिस्टम हमारे साथ ये भी करता है कि जैसे हम कहीं चल रहे हैं, तो किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपने शब्दों पे कैसे कंट्रोल रखना है। लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम ही इफेक्ट हो गया किसी चीज की वजह से, तो आप ना तो सीधा चल पाएंगे, जिसको हम स्टैगरिंग गेट बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी इन वॉकिंग होता है, ये इनकोहेरेंट स्पीच, जो बोल रहे हैं आप कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी जुबान पे ही हमारा जो कंट्रोल है वो खो सकता है, या फिर कोई और भी मेडिकल कंडीशन जैसे न्यूराइटिस वो भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है, ओके, तो अभी अगर ऐसा कोई हमारे साथ बच्चा जुड़ा है जिसको ऑलरेडी इस तरीके का एडिक्शन लग चुका है, अब आपने सोचा कि अरे ये तो आज पता चला ये सारी बातें, तो अब क्या करें। तो इसके लिए बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करें कि आपको ये प्रॉब्लम है, और अब हम इसको चाहते हैं कि हम इसकी किसी की सपोर्ट से इसको छुड़वाएं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी अपने बड़े को जाकर संपर्क करने की जरूरत है। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, जो भी कोई आपका शुभ चिंतक है आपके आसपास, आप उनसे मिलें, अपने आप को एजुकेट करें, जो आप आज क्लास में एकत्रित हैं तो वो आप कर ही रहे हैं। साथ ही काउंसलिंग की मदद से अपने पेरेंट्स, अपने कोई बड़े भाई बहन या कोई भी समझदार मित्र को जो इस तरीके की सेवन ना करता हो, उससे परामर्श लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि आने वाले समय में आप अपने आप को एक अच्छा करियर, जो भी आपने अपने गोल सेट करे हैं, उन्हें आप अचीव कर पाएं। नेक्स्ट, कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जो एक ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन से हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ कॉमन साइंस हैं कि जो ज्यादा एडिक्शन का शिकार होते हैं किसी भी चीज के, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, वो सोचते हैं चलो हो जाएगा, देखी जाएगी। तो अगर इस तरीके का कुछ किसी के बिहेवियर में आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी भी कोई ड्रग का एडिक्शन कर रहा हो या किसी ऐसी चीज से ग्रस्त हो। Using drugs under dangerous condition for taking risk, while high drug use is getting you into legal trouble। और ना सिर्फ आप अपने लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, आपकी बॉडी के लिए बन रहे हैं अगर आप इस तरीके के एडिक्शन का शिकार हैं, बल्कि आपको ये हो सकता है कि किसी लीगल ट्रबल में भी डाल दे। कई बार आप किसी के साथ इतने झगड़े में पड़ जाएं कि आप पे कोई केस कर दे, और एक बार अगर बच्चों केस हो जाता है ना, तो आपको आगे जो नौकरियां हैं, स्पेशली सरकारी नौकरियां हैं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, वो फिर आप भूल जाइए आपका करियर। तो इन सब चीजों से, लीगल ट्रबल से बचें। कहीं पे भी कोई आगे से लड़ाई भी कर रहा है, तो उसको ऐसे देखें कि ये बेचारा एक विक्टिम है, हो सकता है ये खुद ड्रग एडिक्शन का शिकार हो, तो आपको वहां लड़ाई से पीछे हट जाना है, अपने बड़ों को बताना है, खुद कहीं भी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहां पे जो चीज आपको आने वाले दिनों में किसी लीगल ट्रबल में डाल दे। ड्रग अब्यूज यूज इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स। ये बिल्कुल जाहिर है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज करता है, आपके दोस्त बहुत अच्छा है, वो इस तरीके की चीजें सेवन नहीं करता, वो आपको कह रहा है बार बार कि इसको छोड़ दे दोस्त, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप आने वाले दिनों में एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र जो आपके जीवन का साथ दे सकता था आपके साथ आगे चल के, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। या हो सकता है आपके पेरेंट्स भी, अगर कल को आप किसी लीगल ट्रबल में पड़ गए, तो
ऐसे लोगों के साथ कोई भी घुलना मिलना नहीं चाहता। नेक्स्ट है कॉमन साइंस, बिल्ड अप ड्रग्स, टेक ड्रग्स टू अवॉइड और रिलीव विड्रॉल सिम्टम्स, लॉस कंट्रोल ओवर ड्रग यूज, लाइफ रिवॉल्व अराउंड ड्रग यूज। जिन लोगों को, जिन बच्चों को इस तरीके का एडिक्शन होता है, उनकी पूरी जिंदगी फिर उसके आगे पीछे ही घूमती है। उनके लिए कोई करियर नहीं होता, कोई गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको बस ये लत हो जाती है कि अगला ड्रग मुझे कैसे मिलेगा, और उसके लिए वो ऐसी गलत चीजें करने लगते हैं, जैसे कि इस उम्र में आपके पास अभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो फिर पैसे की चोरी करना, कहाँ से पैसे आए, कैसे खरीदा जाए, इस तरीके की लत आपको बहुत कुछ अनजाने में ऐसे काम करवा सकती है जो आपके आने वाले करियर को खत्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। What drugs are commonly abused and what are the signs and symptoms? Almost all drugs have the potential for addiction and abuse from caffeine. ना सिर्फ हम खाली टोबैको की या स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, पर किसी भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन आपको एडिक्शन का शिकार बना सकता है। तो हर चीज जो, जैसे अगर आप कैफीन की भी हम बात करें, जो आजकल एक समस्या बन गई है स्पेशली एडोलेसेंट्स में, तो कम से कम चीजों का सेवन करें। अगर आपका चाय कॉफी पीने का भी मन कर रहा है तो उसको भी लिमिटेड मात्रा में ले। अपने पढ़ने के लिए उसको साधन ना बनाए कि क्योंकि मुझे जागना है तो लाओ कॉफी पिलाओ तभी मैं जाग पाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपनी प्रॉपर स्लीप साइकिल कंप्लीट करिए, फ्रेश उठिए। कल हमने डिस्कस किया था कि अपनी एक्सरसाइज करिए, अच्छा खान पान रखिए, आपको किसी भी और एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होगी नहीं। आपका दिमाग इतना फ्रेश रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे। स्लीपिंग पिल्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल वार्निंग साइंस, तो शुरुआत में हमें ना पता नहीं चलता बच्चों की, जब हमें एडिक्शन लग जाता है तो कैसे कई बार हमारी पर्सनालिटी में धीरे धीरे से चेंजेस आने लगते हैं। सडन मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आराम से बैठे और गुस्सा आ गया, या कुछ भी किसी की जरा सी बात पे किसी ने कुछ नहीं कहा, जरा सी स्पेस नहीं दी तो आपको गुस्सा आ गया। डरा डरा महसूस करना भी एक एडिक्शन का साइन है। गुस्से के साथ साथ कई बार हम इतने घबरा जाते हैं बिना मतलब कि अरे मुझे डर लग रहा है किसी छोटी सी बात में, तो ये भी अगर इस तरीके के सिम्टम्स पहले डेवलप होते हैं, बाद में चल के हमें पता चलता है कि हम एडिक्शन का शिकार हैं। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम क्विकली समझेंगे, जो ड्रग एडिक्शन के साथ ही रिलेटेड है, और बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में समझें और इसके बारे में खुद को एजुकेट करें, जिसका नाम है, आपने पहले भी सुना होगा, HIV एड्स। अभी ये होता क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है बच्चों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये होता क्या है? इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो इसको धीरे धीरे खत्म कर देता है और हमारी बॉडी डेथ के नियर आ जाती है। इस तरीके की कंडीशन का कोई क्योर नहीं है अभी तक, तो इससे सिर्फ बचना ही जरूरी है। अगर एक बार हम इसकी ग्रस्त में आए तो उसके बाद कब तक जिएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और हमारी बॉडी जो है कितना गो थ्रू करेगी उसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता। अभी ये करता क्या है? जो HIV का वायरस है वो हमारे बॉडी में जो हेल्पर T सेल्स हैं, CD4 सेल्स जिन्हें कहते हैं, उनको अपना निशाना बनाता है। कैसे, आइए जानते हैं। ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के? हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी में पूरा आगे पीछे तैनात खड़े हैं कि जैसे ही कोई वायरस या कोई भी कुछ आता है हमारी बॉडी में, एक एलियन कोई चीज आई, तो उससे लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो आगे हमारे मेन डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि ये बी सेल या मैक्रोफेजेस। क्या होता है ये बी सेल्स या माइक्रोफेजेस? जैसे ही कोई एलियन चीज हमारी बॉडी में आई, सबसे पहले जो उस पर अटैक करता है वो होता है, ये एंटीबॉडीज डेवलप करता है। सुना है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज सुना है सभी बच्चों ने? हाथ उठा गए? ओके गुड। एंटीबॉडीज डेवलप करता है। एंटीबॉडीज का क्या काम होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज आई जिसकी जरूरत नहीं थी, जो हमारी बॉडी के लिए एनिमी है, तो ये उसको लड़के आता है। ठीक है,
अब इसने तो लड़ाई कर ली, मार दिया, अब फिर ये क्या करेगा, मदद लेगा मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस जो डेड बॉडीज बची है ना एनिमी की, उसको भी खत्म करते हैं कि बिल्कुल नामो निशान मिटा देंगे, इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन एचआईवी एक बहुत स्मार्ट वायरस है बच्चों। वो कहाँ पे हमारे ऊपर कहाँ पे अटैक करता है, ये हमें समझने की जरूरत है। आपके जो टी सेल है इसके दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है किलर, एक का नाम होता है हेल्पर। ठीक है, तो अब जो हमारा एचआईवी का वायरस है, किलर से आप समझ गए कि जो भी चीजें आई एनिमी है उसको मारना है, किलर सेल ये करते हैं। लेकिन जो हेल्पर सेल है वो हमारी बॉडी में इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, मतलब वो सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि कहाँ पे हमें कि ये हमारे अंदर कुछ आया है, इसको मारना है, ये इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं बी सेल को। लेकिन एचआईवी का वायरस क्या करता है, डायरेक्टली हेल्पर सेल को ही अपना निशाना बना लेता है। तो उससे क्या होगा कि ना कि आपने उसी को, जो मेन आगे खड़ा था आपकी बिल्डिंग के बाहर आपकी रक्षा करने, आपने उसी को सबसे पहले मार दिया जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। अब ना तो इन्फॉर्मेशन पहुंची और अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब डायरेक्टली जो है अपनी बॉडी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। नेक्स्ट है एचआईवी के बाद आता है एड्स। अब बच्चों ये समझने की बहुत जरूरत है कि एचआईवी और एड्स में फर्क क्या है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी पहले आपकी बॉडी में एक वायरस घुसा, लेकिन वो जब धीरे धीरे वो इतना बड़ा बन गया आपकी बॉडी में कि अब वो एड्स कहलाने लगा। एक ही चीज है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। एड्स की कंडीशन बनते बनते हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हमें घेरने लगते हैं, जैसे कि टीबी हो जाएगा या और भी कोई इन्फेक्शन छोटा मोटा बाहर चल रहा है, या कोई भी इन्फेक्शन है, वो फटाफट हमारी बॉडी को अपना घर बना लेगा क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया होगा। तो एचआईवी पहले बोलते हैं, उस कुछ टाइम के बाद उसे एड्स बोला जाने लगता है। नेक्स्ट खाली हम क्विकली ये समझेंगे क्योंकि टाइम भी हमारा अब कम है, आपका आज एक लास्ट सेशन है कि एक्चुअली एचआईवी होता कैसे है। एचआईवी होने का कुछ कारण है। सबसे पहले बॉडीली फ्लूइड्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका एक मेन कारण है, जिसमें से ज्यादातर जो है एचआईवी ट्रांसमिट होता है फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ये सीमन के थ्रू या वेजाइनल फ्लूइड्स के थ्रू, या डायरेक्टली अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कोई ऐसा ब्लड जिसमें एचआईवी का वायरस था और वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो भी एचआईवी हो सकता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने अभी पहले टॉपिक समझा ड्रग्स, उसी से रिलेटेड ये है कि अगर आप सिरिंज वाला गलती से भी कोई किसी के साथ बैठ के ड्रग्स इनटेक कर रहे हैं, तो वो एक ही सिरिंज जब यूज होती है तो एचआईवी होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि अगर किसी के डायरेक्टली खून में एचआईवी था और आपने उसी नीडल को यूज किया, या आप कहीं किसी हॉस्पिटल गए और उन्होंने नीडल नहीं बदली, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि जब भी हम इंजेक्शन लगवाने जाएं तो हमेशा एक फ्रेश इंजेक्शन को खुलवा कर ही यूज करें। कभी भी कोई यूज इंजेक्शन किसी भी अवस्था में यूज ना करें अपनी बॉडी में, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मदर से भी बच्चे में आ सकता है। अगर मदर में एचआईवी का वायरस है तो वो भी बच्चे में डिलीवरी के टाइम उसके अंदर वो ट्रांसफर किया हो सकता है, मदर टू बेबी। अब कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि अगर किसी को एचआईवी है तो हमें उनसे दूर रहना है, उनके साथ खाना नहीं खाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एचआईवी का वायरस है बहुत ही वीक वायरस होता है बच्चों, वो अगर डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा रहा है अगर, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो साथ खाली बैठने से, उठने बैठने से, हाथ मिलाने से एचआईवी का वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। इसके अलावा पहले शुरुआती दिनों में ऐसे लगेगा जैसे कोल्ड हुआ है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कंडीशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो है वो खराब होता चला जाएगा। और स्थिति कुछ ऐसी दिख सकती है जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो उसके बाद जब CD4 सेल और कम हो जाएंगे तो अवस्था कुछ और खराब हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी आपके आसपास ये चाहता है कि उसने इस तरीके की कोई ऐसी कंडीशन में रहा है कि उसको खतरा है कि उसको कहीं एचआईवी तो नहीं है और वो चेक करवाना चाहता है, तो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके एचआईवी का टेस्ट कराते हैं तो नाम को गोपनीय रखा जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर दिया जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो भी सिर्फ
जिसने अपना टेस्ट कराया है उसी के साथ शेयर किया जाता है। तो कभी भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हम जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमने इस तरीके का टेस्ट कराया है। एजुकेट होइए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है और उसके बाद डिसीजन लीजिए। सो आई थिंक थैंक यू अभी आज के सेशन के लिए। मुझे लगता है कि हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी है। आशा आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग उसको अपनी जिंदगी में उतारने की और अपने आसपास शेयर करने की भी कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो यू वेलकम। कुछ भी जीआईसी पलवारी, जीआईसी पारपानी। जी बेटा अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, हाँ बेटा। मैं myself साहिल रावत। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका? दो है। ठीक है, आपको समझ में आया जिस बारे में हम बात कर रहे हैं? यस मैम। ओके, ठीक है। जीआईसी पहाड़ पानी। चलिए इट्स ओके। आप लोगों को समझ आया? आप जस्ट एक गेस्चर दे सकते हैं, थम्स अप। ठीक है, ओके, चलो गुड। इट्स गुड टू सी यू ऑल स्माइलिंग। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।